हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। बहुत लोगों का इंतजार था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, तो ये लेक्चर आया है और पूरा फील से हम समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके आ जाने से वर्क में क्या क्या चेंजिंग हुई, बहुत फील से समझेंगे। तो जो लोग लेक्चर 01, 02 यानी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जाके फटाफट उसे क्लियर कर लो। इसके नेक्स्ट प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैंने बढ़िया न्यूमेरिकल करा रखा है, उसको भी जाके क्लियर कर लो ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चमक जाए। और पहले वाले वर्क में लेक्चर में और दूसरे वाले लेक्चर में पूरा बढ़िया से समझाया गया वर्क। तो एक बार फिर से हम देखते हैं वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है तो जल्दी फटाफट कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, मस्ती करना बंद कर दो और हो सकता है ये लेक्चर 30 मिनट प्लस करे। ओके सर बोलते हो पहुंचा देते हो 1 घंटे, कोई नहीं यार, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है। चलो देखो भैया वर्क क्या होता है। एक मिनट जरा, तू निकल कैसे गया है, अंदर रहे माइक का मॉनिटर। देखो वर्क क्या होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। मतलब अगर वर्क हमको फाइंड आउट करना है तो पहले हमको फाइंड आउट करना होगा फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और तीसरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको ये 3 चीज फाइंड आउट हो गया तो हम वर्क निकाल लेंगे। यदि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो तो W इक्वल टू एफ होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और W इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे 0 रखोगे तो आएगा W इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, यानी कि W इक्वल टू एफ एस। यदि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वर्क समझने के लिए आपको ये 3 चीज आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल। तो मान लेते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। एक आपका फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट मान लो हो रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। यानी कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है, -1। और देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू -FS। यदि दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए, केस नंबर 3, ये केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2, यदि थीटा की वैल्यू आपकी 90 हो जाए, मतलब फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट मान लो फोर्स लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। देखो डायरेक्शन भी निकाल लिए फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का और दोनों के बीच का एंगल। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, एफ एस कॉस 90 और 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, देन वर्क डन इज 0। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको आया था। अब देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के आ जाने से, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के आ जाने से वर्क में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो मैं इसको रब कर दूं जल्दी। ओके, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ज होता है और 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ज होता है।
और मैं बता दूं थोड़ा सा और बेसिकली कि इसका डायमेंशन ml²t-2 होता है और इसको हम लोग इसका ऐसा जूल भी होता है, जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर। चलो आगे बढ़े। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो देखो भैया, कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन बाय सच फोर्स, उस फोर्स जो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वह फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहां कोई बंदा है, यहां से ये जा रहा है बी पॉइंट पे, ए से जा रहा है बी पॉइंट पे, ठीक है, ए से बी, और फिर वो ऐसे करके ऐसे पहुंचा ए से बी। मतलब एक डायरेक्शन ये, दूसरा डायरेक्शन ये, ठीक है, और तीसरा डायरेक्शन मान लो ये, तीसरा डायरेक्शन, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा इस बॉडी का, जो वर्क डन होगा इस बॉडी का, जो वर्क डन होगा इस बॉडी का, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस रास्ते पे मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। ये इसका इनिशियल पोजीशन, तीनों के लिए ये इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। तो वर्क डन जो होगा वो पहले बॉडी का वो बराबर होगा वर्क डन दूसरे का और वर्क डन तीसरे का। बोलो समझ में आ रहा है कि? मतलब जो बॉडी जितना वर्क करेगा ए से बी जाने में ऐसे, उतना ही वर्क करेगा ए से बी जाने में सीधे जाएगा तब, और उतना ही वर्क करेगा जब बॉडी ऐसे जाएगा। दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ओवरऑल इसकी जो एनर्जी है वो कैसा है, कंजर्व है। वो फोर्स पे डिपेंड करेगा कौन सी फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स इसका जो एग्जांपल होता है, एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का, वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा स्प्रिंग फोर्स, ये भी शायद पढ़े होंगे, स्प्रिंग फोर्स। हाँ, इसका लेक्चर अभी शायद देखना काइनेमेटिक्स में, स्प्रिंग फोर्स आ गया होगा। दूसरा, तीसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। ये सब के सब फोर्स कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ओके, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी समझ में नहीं आया, फील दिलाते हैं। बिना फील के मजा कहां। बस इतनी बात याद रखो कि कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड करता है, ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे और वो डिपेंड करे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। द वर्क डन बाय सच फोर्स, वैसे फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ पे डिपेंड ना करे, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके। तो मैंने मान लो एग्जांपल में एक बॉडी ए से बी को चला और एक इस पाथ से चला और एक इस पाथ से, मतलब तीनों का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तीनों का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। बहुत अजीब बात है। बॉडी यहां से यहां चला, यहां से यहां और यहां से, अगर लगने वाला फोर्स, ये तीनों वर्क डन सेम तभी होगा, मेरी बात यहां से सुना, तीनों वर्क डन सेम तभी होगा जब लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव होगा। जब लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाए तो वो तीनों वर्क डन सेम नहीं होगा। ओके, तो वर्क डन पहला इक्वल टू वर्क डन दूसरा इक्वल टू वर्क डन तीसरा, ये तीनों का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। नोट करने वाली बात ये है, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इन क्लोज पाथ, इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। यदि मान लो कोई बंदा है, यहां से चला ऐसे, यहां से चला ऐसे, यहां से चला ऐसे, फिर देन यहां से चला ऐसे, ओके, यहां से चला ऐसे,
ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, तो देखोगे कि इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। अरे भैया, कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना, वो उन फोर्स के लिए वैलिड है जो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो एग्जांपल दिया गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी के सभी कंजर्वेटिव फोर्स हैं। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में। फील जब तक, देखो भाई, जब तक से फील नहीं आएगा ना, समझ में नहीं आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स, वह फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे और वो डिपेंड करे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे वो डिपेंड करे। ठीक है, तो यहां देख, तभी वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो तीनों का वर्कडन या जितने भी वर्कडन होंगे वो सब के सब बराबर होंगे। मैं कह दूं यहां से कोई बॉडी ऐसे जा रहा है यहां पे, और लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है, मतलब चारों का वर्कडन क्या होगा, सेम होगा। लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे देखोगे इस एग्जांपल में, तो बंदा ए से गया बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए वापस, मतलब इनिशियल पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, देन वर्क डन इज जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ के लिए क्या होता है, जीरो होता है। छाप लो, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना, एक बॉडी जो है P से जा रहा है और P पे वापस आ रहा है, तो लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो। आंख बंद करके वर्क डन को क्या लगाओगे, जीरो। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया सर, एक एग्जांपल और दो। ओके भैया, चलो एक एग्जांपल और देते हैं, एकदम पूरा चमक जाएगा। ओके, इस एग्जांपल से तो चमकना पॉसिबल है, नहीं चमकेगा तो फिर फिजिक्स में नहीं, सर में दम नहीं। फिजिक्स तो भाई ऐसे ही हाई एनर्जी है, हाई पोटेंशियल है। चलो देखो, क्या सर क्या बना रखे हो बताओ। देखो, मैं इसको रब कर दूं, किसी भी क्लोज पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, चलो देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। लो, ये रहा क्वेश्चन। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं। थीटा की, मान लो ये एंगल थीटा है और ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है ना एल है, मतलब यहां से लेके यहां तक ए बी और ये रहा सी। कोई बॉडी है जो ए से जा रहा है जिसका मास m है, और ये बॉडी कहां जा रहा है, ए से जा रहा है सी, मतलब वर्क डन निकालो, वर्क डन ए टू सी क्या होगा। अच्छा, ए से सी तुम दो रास्ते से जा सकते हो। पहला रास्ता ए से सी एक सीधा और दूसरा ऐसे ऐसे घूम के, बोलो जा सकते हो। ओके, वर्क डन तो सर इसमें ज्यादा होगा। लगने वाला फोर्स यदि कंजर्वेटिव है, लगने वाला फोर्स यदि कंजर्वेटिव है तो दोनों वर्क डन सेम होगा। चलो देखते हैं, ये बताओ, नीचे में लगेगा एक फोर्स जिसका नाम mg। ओके 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 ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, ऊपर हो रहा। डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी ऊपर जा रहा ना, बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो चलो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा।
एक तो फोर्स नीचे में लगेगा mg, बॉडी डिस्प्लेस करेगा ऊपर, वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अच्छा मान लेते हैं ये पहला है, पहला वाला पोजीशन, ये तुम्हारा दूसरा वाला पोजीशन, मतलब तुम दो पाथ से पहुंच सकते हो सी के पास। तो पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2। चलो भाई फोर्स कितना है, फोर्स देखो, फोर्स नीचे में लग रहा है, फोर्स कितना भाई mg, नीचे में फोर्स mg, मेरे को फोर्स मिल गया, देख लो ये बॉडी m है, नीचे में लग रहा है mg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, देख लो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, और ये वाली एंगल थीटा और ये वाला 90, देख लो देख लो। तो ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है L, देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, L करेगा डिस्प्लेसमेंट L, वो भी मिल गया, डिस्प्लेसमेंट आपका L, और दोनों के बीच का एंगल तो cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। एक बार फिर से समझा, देख लो देख लो देख लो, बॉडी का मास m, नीचे में लगेगा फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल, अभी मैं बता रहा था वर्क में कि फोर्स देख लो, डायरेक्शन फोर्स किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो 90 और थीटा, 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है भाई, वो होता है साइन थीटा। ये चला गया आपका, ये चला गया आपके दूसरे कोऑर्डिनेट में, याद रखना। तो लिख सकते हैं क्या, mg, अच्छा एक चीज और, माइनस साइन थीटा होता है, कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, सॉरी माइनस साइन थीटा होता है। ओके, यानी इसका आंसर होगा माइनस साइन थीटा, यानी आंसर क्या आएगा, माइनस mgl साइन थीटा। ओ मिस्टेक यार, सॉरी, mgl साइन थीटा, ओके, mgl साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। इसमें साइन और कॉसेक जो होते हैं, कास्ट रूल यार, कास्ट रूल, ओके। तो 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, याद रखो, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा की जगह पे माइनस साइन थीटा, आंसर कितना है, माइनस mgl साइन थीटा। यानी यहां पे जो वर्क किया, वर्क 1, वो आया माइनस mgl साइन थीटा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा एक चीज और दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, ये शायद आप लोग जानते हो। बॉडी यहां पे भी आया होगा, ये मास बॉडी यहां पे भी आया होगा, नीचे में लग रहा होगा फोर्स, ठीक है, नीचे में लग रहा होगा फोर्स आपका mg, और इसके दो कंपोनेंट, mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब देख लो डिस्प्लेसमेंट इधर, ये वाला फोर्स लग रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल 180, और लिख सकते हैं क्या, लो एफ एस कॉस थीटा, यही होता है। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा L, और cos 180 डिग्री। अभी उसी का तो बात हो रहा था, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, देख लो cos 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल। तो यहां से कितना आया, mgl sin थीटा, और cos 180 की वैल्यू -1, यानी बोले तो माइनस mgl sin थीटा। यहां से भी देखो वही आंसर आया जो मेरा पहला आया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो बॉडी को यही रखते हैं अपना mg। बोलो यहां से भी समझ में आया, और आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखो फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेस हो रहा है उधर, और दोनों के बीच का एंगल 180। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। चलो आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेस हो रहा है इधर। अच्छा चलो, इस बार बॉडी हम लेते हैं सेकंड पाथ के लिए, मैं उसको रब कर दूं। इधर लगने वाला ए से सी जाने वाला वर्क डन जो है वो कितना है, m माइनस mgl साइन थीटा है। मैं इसको रब कर दूं, ओके। अब निकाला जाए वर्क डन सेकंड पाथ के लिए, वर्क डन सेकंड पाथ के लिए। तो देखो भाई, वर्क डन ए से जाएगा, पहले ए से जाएगा बी और बी से जाएगा सी, ठीक है। तब क्या होगा, तो वर्क डन ए टू सी निकालने के लिए लिखेंगे वर्क डन ए से लेके बी प्लस वर्क डन ए से लेके बी से लेके सी। बोलो होगा, पहले बॉडी वर्क करेगा ए से बी, फिर बॉडी वर्क करेगा बी से सी। बोलो समझ में आ रहा है, जो बॉडी है इस पाथ से जाएगा तो वर्क डन करेगा ए से बी फिर बी से सी। चलो हम वर्क डन निकालते हैं ए से बी। तो देखो, हर पार्ट पे फोर्स लगेगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देख लो, अभी बता रहे थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल, फोर्स नीचे में, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, देन वर्क डन इज 0, cos 90 की वैल्यू 0, देन वर्क डन इज 0, मतलब ये वाला वर्क डन 0 हो गया। चलो बी से सी निकालते हैं। अगर ये एल है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये हो जाएगा एल साइन थीटा और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। बोलो फील आ रहा है, बोलो बोलो फील आ रहा है। यदि ये आपका एल है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, और जिस पे बेस गिरा वो हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा एल साइन थीटा होगा। चलो मान लो बॉडी आया यहां पे, बॉडी यहां से यहां आया, m नीचे में लगेगा mg, हर टाइम mg नीचे, बॉडी डिस्प्लेस करेगा ऊपर, डिस्प्लेस करेगा तो फोर्स mg ऊपर जा रहा कितना l साइन थीटा, और दोनों के बीच का एंगल cos 180 डिग्री होगा, cos 180 डिग्री, यानी आंसर होगा mg l साइन थीटा और cos 180 की वैल्यू -1 यानी -mgl साइन थीटा, ये l है। ओके देखो अभी भी वक्रन कितना आया, -mgl साइन थीटा, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि mg कैसी फोर्स है, यहां पे कौन फोर्स लग रही है, mg फोर्स, और mg कैसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बोलो फील आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ओके समझ में आया कि नहीं आया, इधर का वर्क डन 0, ऊपर लगने वाला फोर्स -mgl sin थीटा, क्योंकि mg नीचे l sin थीटा ऊपर, और दोनों के बीच का जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना l sin थीटा और फोर्स कितना mg नीचे, और दोनों के बीच का एंगल cos 180 डिग्री, यही होता है ना फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, fs cos थीटा, f l sin थीटा मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, fs cos थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 है, cos 180 की वैल्यू -1 देन -mgl sin थीटा। देखो a से गया c, इस रास्ते वर्क डन हुआ -mgl sin थीटा, यानी वर्क डन पहला इक्वल टू वर्क डन दूसरा, क्योंकि लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स था, इसीलिए वो फोर्स, वो वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इस पे डिपेंड करता है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन किया जाए। चलो ओके, तब तक नोट करो। एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई बॉल है, जो बॉल जा रहा है ऊपर, और ये जो हाइट है वो है h,
हाइट कितना है भाई, एच हाइट है। ओके, और बॉल जा रहा है ए से बी पॉइंट पे, ए से बी पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस आपका, और इसका मास m है। तो नीचे लगने वाला एक फोर्स होगा, कौन सा फोर्स भाई, mg। अब मैं पूछूं कि ये बॉल कितना वर्क करेगा, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। चलो अब देखो फोर्स किधर है भाई, फोर्स आपका mg, डिस्प्लेसमेंट आपका h, और कॉस, देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, फोर्स नीचे, यानी कॉस 180 डिग्री, और ये हो जाएगा mgh -1, यानी कॉस 180 की वैल्यू -1, यानी फॉर्मूला आएगा -mgh, यानी वर्क डन कितना करेगा, a to b इतना वर्क डन करेगा। चलो अब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा, बॉल ऊपर से, वर्क डन आपको निकालना है b to a। चलो फाइंड आउट करते हैं। मास m मतलब नीचे लगेगा mg, ओके, यानी कि mg। चलो ठीक, अब देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा, मतलब उतना हाइट नीचे जाएगा, ठीक है, यानी h और cos 0 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो h हाइट नीचे किया और फोर्स भी नीचे लग रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0, यानी होगा mgh होगा। देखो वर्क डन सेम है, मतलब ये निगेटिव में आ गया, क्योंकि देखो फोर्स जो है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं वर्क a टू a की, मतलब a से गया b से वापस आया a, मेरी बात सुनना, वर्क डन कितना हुआ, जब बॉडी गया a से गया b और b से आया a, मतलब वर्क डन पूरा a से a पे, डिस्प्लेसमेंट 0। देखो a से गया b से आया a, डिस्प्लेसमेंट 0, देन वर्क डन इज 0, क्योंकि एक आया mg, अरे पहले तो कैसे गया होगा, a से b गया होगा, वर्क डन a से b प्लस वर्क डन b से a। अब देखो वर्क डन a से b कितना आया, a से b आया आपका -mgh प्लस mgh, यानी ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये बात पता चल गया कि क्लोज पाथ में अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर हो, वर्क डन कर रहा हो क्लोज पाथ पे, तो उसका वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे बढ़े, फटाफट नोट करो। तो एक चीज क्लियर हुआ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, तभी होगा जब लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब के सब क्या है, ग्रेविटी, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो आगे बढ़े, रब किया जाए। ओके, अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, जल्दी फटाफट करो। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स में ये तो पता होगा कि क्लोज पाथ के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब लगने वाला फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और इसको ले जा रहे हैं हम लोग a से b। ये रहा आपका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, और ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो s है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, हाँ, मैंने F4 से खींचा और ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपका s। तो पीछे एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। एक फोर्स लगेगा पीछे जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं पूछूं वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स A टू B कितना होगा, तो फॉर्मूला है W इक्वल टू एफ एस कॉस
फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ए से बी। तो देखोगे फ्रिक्शन फोर्स आपका लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल 180, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इंटू एस कॉस 180, यानी आंसर आया फ्रिक्शन फोर्स एफ आर -1, यानी कि माइनस एफ आर एस। बोलो होगा, बोलो होगा। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ए से बी। चलो इसी ब्लॉक को फिर वापस ले आते हैं बी से ए। ओके, कहां लाते हैं? बी से ए। इसी ब्लॉक को बी से ए वापस लाते हैं। अभी भी डिस्प्लेसमेंट आपका एस है। ओके, तो जब ब्लॉक को आप इधर लाओगे तो फ्रिक्शन अभी भी किधर लगेगा? पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? आगे की ओर होगा। अरे डिस्प्लेसमेंट आगे चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे लगेगा, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा? 180 होगा। तो W ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, वर्क निकालो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन फोर्स B टू A। आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या वर्क डन 0 होगा? देखो A से B, B से A, वर्क डन इज 0 होगा? नहीं। ओके, एफ एस कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री, यानी बोले तो cos 180 की वैल्यू होती है माइनस एफ आर एस होगा। मतलब ओवरऑल मैं पूछूं वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ए टू ए, तो देखो ए से बी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ए से बी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन बी से आपका ए, कितना होगा भाई? तो ए से बी, देखो ए से बी आया है माइनस एफ एस प्लस बी से ए कितना आया है? माइनस एफ एस, और ओवरऑल कितना हो जाएगा? -2fs। मतलब वर्क डन कितना होगा? -2 फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस बार 0 नहीं हुआ क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ये कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जरूरी नहीं, इस बात को नोट करोगे, जरूरी नहीं कि लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव ही हो, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। देन क्लोज पाथ पे वर्क डन 0 जरूरी नहीं है। अब डिसाइड ये करेगा कि लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। किसी क्लोज पाथ पे वर्क डन 0 तभी होगा जब आपका लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और यहां पे वर्क डन 0 नहीं होगा। बोलो चमका कि नहीं चमका? सर एक बार बताते हो वर्क डन 0, एक बार उसी समय में बताते हो वर्क डन 0 नहीं होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है फोर्स पे, फोर्स कैसा है। फ्रिक्शन फोर्स, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल से फाइनल पे करता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल से फाइनल डिपेंड नहीं करता है। चलो इस बात को लिखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देखो ए से बी, बी से ए, कितना है? 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। ओके चलो रब कर दे, रब कर दे, चलो रब कर देते हैं। और अगला हेडिंग लगाओगे, अगला हेडिंग लगाओगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लिखोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? दोज फोर्स, लिखोगे दोज फोर्स which is not conservative is known as non-conservative force. Those force which is not conservative is known as non-conservative force. एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, those force which is not conservative, those force which is not conservative is known as non-conservative force.
जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो एक मैं क्वेश्चन दूं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस है। वर्क डन 1 इक्वल टू वर्क डन 2 होगा। एग्जाम्पल में मैंने समझाया कि वर्क डन जो 1 है वो बराबर हो सकता है वर्क डन दूसरे के, और ये इसमें जरूरी नहीं, वर्क डन 1 दूसरे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इट डिपेंड ऑन पाथ। ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। इट नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इट नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ऑन क्लोज पाथ पर वर्क डन इसका 0 होता है, ऑन क्लोज पाथ पे वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स पे वेल डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे और उसमें आएगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्लास में बढ़िया से नहीं समझाया जाता है, हम लोग पूरा फील से पढ़ेंगे एकदम। इसका अप्रोक्स मेरे को लगता है कि 2-3 लेक्चर आएंगे पोटेंशियल एनर्जी का केवल, मतलब एकदम पोटेंशियल एनर्जी पूरी एकदम एक एक चिट्ठा पुर्जा खोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी का पूरा फील से पढ़ेंगे। मैं सच बता रहा हूं, मतलब कई जगह बढ़िया से नहीं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाए, वहीं mgh, ठीक है, वहां पे पता भी नहीं है, लड़के सब पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू कितना होता है mgh। अरे भैया mg कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और पोटेंशियल एनर्जी इज वेल डिफाइंड ऑन कंजर्वेटिव फोर्स। जीता जागता उदाहरण, ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटली जो है ना वेल डिफाइंड है किस पे, कंजर्वेटिव फोर्स से। तो फटाफट इसको नोट कर लो, क्योंकि हम लोग आगे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डिपेंड अपॉन एक्स और डिपेंड अपॉन वाई। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, या फोर्स जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, या फोर्स टोटली डिपेंड कर रहा है वाई पे, आपको ये बताना है। तो करो 1 2 3 4। F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, डिपेंड अपॉन एक्स और डिपेंड अपॉन वाई। तो देखो भैया ऐसे क्वेश्चन आए, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स का। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे चेक करें, लिखो मेथड, कैसे चेक करें कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, कि टोटली डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो F यदि लिख देता हूं कहीं में, यदि फोर्स कंजर्वेटिव हो, यदि लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव हो तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, किसको भाई, इस मेथड को। F इक्वल टू F एक्स आई कैप प्लस F वाई जे कैप और F जेड के कैप, यानी ये तीनों, ये जो फोर्स है वो तीनों डायरेक्शन के लिए लगेगा, F एक्स आई कैप, F एक्स वाई कैप और F एक्स जेड कैप। तो डेल F एक्स बटे में डेल वाई इक्वल टू डेल F वाई बटे में डेल एक्स, इसके बराबर होगा पहला। दूसरा डेल, इसको डेल पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, डेल, डी नहीं, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं। डेल बोले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है तो इस मेथड को सेटिस्फाइड करेगा, पहला इसको, दूसरा डेल एफ वाई बटे में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बटे में डेल वाई, डेल एफ वाई बटे में डेल जेड, फिर डेल एफ जेड बटे में डेल वाई, इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी और इसको भी। जब तीनों बराबर हो जाए तो समझ लेना कि लगने वाला फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। डेल एफ एक्स बटे में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बटे में डेल एक्स। देखो तीनों का हो गया ना, एक्स के साथ वाई का, वाई के साथ जेड का और एक्स का जेड के साथ, हो गया तीनों ना, एक्स का वाई, वाई का जेड और एक्स का भी जेड, वाई का भी जेड हो गया। मतलब ये तीनों को अगर सेटिस्फाइड कर गया तो लगने वाला फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो डेल एफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कैसा दिखाई देगा, कांस्टेंट दिखाई देगा। अरे भैया वाई के रिस्पेक्ट में वाई होनी चाहिए ना यहाँ पे, जैसे कि डेल एफ वाई बटे में डेल वाई, तब आप कुछ कर सकते हो ना इसका डिफरेंशिएशन। अब एफ वाई की जगह पे कुछ होता तो यहाँ पे तो वाई को एक्स कांस्टेंट दिखाई देगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलो आगे, डिफरेंशिएशन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स को वाई कैसा दिखाई देगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखो भाई नीचे में x है तो ऊपर में भी x का फंक्शन होना चाहिए ना, y है, और y इसको कैसा दिखाई देगा, कांस्टेंट दिखाई देगा। नीचे में देखो y है, ऊपर में भी y के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन x है मतलब x y को कैसा दिखाई देगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलो आगे बढ़ते हैं। y z के रिस्पेक्ट में, z है ही नहीं मतलब 0 इक्वल टू y, ये भी z है नहीं मतलब ये 0। चल इसको देख लो, z अगर होता मान लो तो x कैसा दिखाई देता, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर ये तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, देखो पहला सेटिस्फाइड करे 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब लगने वाला फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आई, इसको नोट कर लोगे। यदि फोर्स कंजर्वेटिव हो तो इस तीनों को फॉलो करेगा, मतलब ये वाली जो फंक्शन है वो इस फंक्शन के बराबर होगा, ये फंक्शन इस फंक्शन के बराबर होगा, और ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के बराबर होगा। ओके बोलो, करना कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही हो जाएगा। देखो डिफरेंट डेल एफ एक्स डेल वाई, तो अब डेल एफ वाई बटे में डेल एक्स, डेल एफ वाई बटे में डेल जेड, यानी डेल एफ जेड बटे में डेल वाई, और डेल को पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। बोलो आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन इसी पे, अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगला क्वेश्चन करें, ओके छाप लो। इस क्वेश्चन को देखो, F इक्वल टू 3y i कैप प्लस 3x j कैप, मतलब x एक्सिस पे 3y है और j, देखो j होता है y एक्सिस का, वो 3x है। तो करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद है ना, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो चलो भाई इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। क्या डेल एफ एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल 3y बटे में dy डेल y, बोलो होगा, इक्वल टू डेल एफ वाई एक्सिस पे कितना है 3x, डेल 3x बटे में एफ एक्स डेल x। देखो अब समझ में आ रहा है, नीचे में y ऊपर में भी y का फंक्शन, नीचे में x ऊपर में भी x। अरे भैया एफ एक्स कितना है तुम्हारा 3y, और एफ वाई कितना है 3x और डेल x, मतलब
3y का डिफरेंशिएशन 3y का डिफरेंशिएशन 3 और 3x का डिफरेंशिएशन 3, मतलब इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे। दूसरा अब देखो, मतलब ये दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। चलो आगे बढ़े। चलो डेल एफ वाई की जगह पे 3x, एफ वाई की जगह पे 3x बटे में डेल जेड। अब देखो डेल जेड को एफ वाई कैसा दिखाई देगा? कांस्टेंट दिखाई देगा, क्योंकि एफ वाई तो है नहीं, एफ जेड मतलब जेड वाला तो है नहीं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड तो है नहीं, मतलब जेड को वाई कैसा दिखाई देता? 0, मतलब ये वाली कंडीशन 0 और इधर भी डिफरेंशिएशन 0 है ही नहीं, मतलब इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। देखो 3 इक्वल टू 3, 0 इक्वल टू 0, ये भी वही होगा, क्योंकि देखो जेड है ही नहीं क्वेश्चन में, यानी ये इक्वल टू 0, तीनों को सेटिस्फाइड किया। अब कहोगे कि सर उधर 3 इक्वल टू 3 आया है, 0 इक्वल टू 0, मतलब तीनों बराबर आए कि नहीं आए? फोर्स, लगने वाला फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। बोलो आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका? मतलब लगने वाला फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भैया बताओ, F इक्वल टू 3y आई कैप प्लस 4x जे कैप, आपको बताना है कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। हर समय जरूरी नहीं कि कंजर्वेटिव हो, ठीक है, लगने वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। चलो तो इसको देखा जाए। देखो पहला डेल fx के जगह पे 3y बटे में डेल y इक्वल टू डेल fy कितना है आपका? 4x बटे में डेल x। कितना आंसर आया? 3 नॉट इक्वल टू 4, मतलब इस बार लगने वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। 3 इक्वल टू 4, मतलब ये दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब ये कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बोलो आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन किया जाए। तब तक जल्दी जल्दी इसको छापो, 1 2 3 4 रब करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे, अ फोर्स F इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप एक्ट ऑन अ बॉडी फॉलो द पाथ एज शोन, कैलकुलेट वर्क डन। इस फिगर को देखोगे, ए से कोई बॉडी जा रहा है, बी से सी से डी और डी से ए, क्या वर्क डन 0 होगा? क्लोज पाथ जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है लगने वाला फोर्स, अरे फोर्स देखो ऐसे दे रखा है, आपको बताना है कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव होगा तो फोर्स 0 होगा, नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो चलो निकालते हैं पहले फोर्स और पता करते हैं कि अगर कंजर्वेटिव है तो ए से ए वापस आया तो वर्क डन 0। तो F फॉर्मूला क्या है भाई? डेल एफ एक्स बटे में डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई बटे में डेल एक्स। चलो एफ एक्स कितना है? 1। y को क्या ये दिखाई देगा? y को 1 किसने दिखाई देगा? कांस्टेंट में। और x को 3y किसने दिखाई देगा? कांस्टेंट, मतलब 0। अरे भैया x को 3y किसने दिखाई देगा? 0। ये रहा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, f डेल एफ वाई बटे में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बटे में डेल वाई। देखो ये तो 0 होगा क्योंकि y है ही नहीं। ओके, डेल एफ एक्स बटे में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बटे में डेल एक्स, ये भी क्या होगा? 0। तीनों को सेटिस्फाइड किया, यानी कि hence this force is conservative
So work done is zero in closed path. क्लोज पाथ पे वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपके स्क्रीन पे और मिलते हैं अगले लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने पढ़ा दिया, बेसिक बातें बता दी, एक चेंजिंग आया था वर्क में, और जो लेक्चर प्रीवियस नहीं कंप्लीट किया उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है? तो भैया एकदम वर्क जो नहीं पढ़े वो जाके फटाफट देख लो, तब इसको पढ़ना। और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुआ और एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा जाते वक्त। तो ओके बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू एवरीवन। पढ़ाई करो, मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई ज्यादा करो, मस्ती बाद में, ठीक है? मस्ती करने के लिए पूरा उम्र बाकी है, और पढ़ाई करो, 4 साल मेहनत कर लो, 4 साल के बाद 4 साल तपस्या करो, इसके बाद पूरी लाइफ मस्ती करने के लिए पड़ी हुई है। ओके बाय, सी यू एवरीवन, बाय।